अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर 5 है CHM 627 का। और लास्ट टाइम जो हमने आपसे डिस्कशन की थी उसमें हमने पॉइंट ग्रुप्स आपसे डिस्कस किए थे डिफरेंट सिमेट्री के हवाले से कि हम मॉलिक्यूल को देख के कैसे पहचानते हैं कि उसका पॉइंट ग्रुप क्या है। एंड में मैंने आपसे ये कहा था कि आप एक काम ये कीजिएगा कि C3V का कैरेक्टर टेबल देखिएगा। उस कैरेक्टर टेबल के अंदर C3V के सिमेट्रिक ऑपरेशंस लिखे हुए होंगे। ये है कैरेक्टर टेबल ऑफ C3V। इसमें हमें कुछ नोटेशंस नज़र आ रही हैं A1 A2 E। ये क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस 1 का -1 का 0 का और 2 का क्या मतलब है ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो ये कि C3V के सिमेट्रिक ऑपरेशंस क्या हैं। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है E डिनोट्स फॉर आइडेंटिटी, ठीक है। और 2C3 मीन्स इसमें 2C3 हैं और 3 सिग्मा V। अब यहाँ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम वाली बात है यार, वो ये कि अगर इस पे 2C3 लिखा हुआ है तो हम तो ये कहते हैं कि अगर एक से ज़्यादा C3 है तो वो तो स्पेशल ग्रुप में चला जाएगा, है ना। हमने ये बात की थी कि स्पेशल में वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा CN हो और N की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो। तो ये है ऐसा ही कि N की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, दैट इज C3 और 2 C3 है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो ये कि ये C3 एक्सिस नहीं है, ये 2C3 एक्सिस नहीं है, ये एक ही एक्सिस के ऊपर 2C3 है। कैसे है वो अभी आपको मैं बताऊंगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर 2C3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2C3 एक्सिस है। नो, ये एक ही Z एक्सिस के ही C3 की बात हो रही है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर 2C3 किस तरीके से है वो मैं अभी आपको जब एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि उसमें 2C3 का मतलब क्या है। 3 सिग्मा V का मतलब क्या है। 3 सिग्मा V जब हमने देखा था इसके अंदर कि इसमें एक C3 भी है और इसके अलावा इसमें सिग्मा H नहीं है, अलबत्ता सिग्मा V प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको C3V कहा था। अच्छा, यहाँ पर जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ वो ले रही हूँ अमोनिया की, ठीक है। तो अमोनिया में एक C3 प्रेजेंट होता है, इसके अलावा उसमें सिग्मा V प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है C3V की। उसमें सिग्मा V हम कैसे लगाते हैं। हम सिग्मा V ऐसे लगाते हैं कि एक हाइड्रोजन के अंदर से उसको पास करें अगर मिरर को, तो दो हाइड्रोजन जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से उसमें हम सिग्मा V लगाते हैं। ओके, तो अब तक की हमारी जो बात है वो ये कि हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं अमोनिया की, जिसका पॉइंट ग्रुप है C3V। और उस C3V मॉलिक्यूल के अंदर एक आइडेंटिटी है, एक ही एक्सिस के ऊपर 2C3 हैं, इसके अलावा उसमें 3 सिग्मा V हैं। बस ये याद रखिएगा, 2C3 और 3 सिग्मा V, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है और इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल के अंदर मैंने ए को राइट हैंड साइड पे रखा है, बी को मिडिल में रखा है, सी को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है। अगर आपको जहन में हो, ऑफ कोर्स अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है वो ट्राइगोनल पिरामिड होता है। और ट्राइगोनल पिरामिड का मतलब ये है कि मैं इसको प्लेन में नहीं बना सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉलिड लाइन वाला है दैट इज़ HA, मैं इसके लिए वर्ड यूज़ करूँगी सॉलिड लाइन, ठीक है। तो ये जो HA वाली जो लाइन है, सॉलिड लाइन है, अ, ये प्लेन पर है। जो HB वाला जो बॉन्ड है जो थोड़ा बाहर को निकला हुआ है दैट इज़ HB, ये हमारा आउट ऑफ द प्लेन है। और जो HC जो डैश लाइन के साथ है वो बिहाइंड द प्लेन है, पीछे की तरफ को है, ठीक है। तो अमोनिया का मॉलिक्यूल मैंने ऐसे बनाया है। अच्छा, मैं इसको पढ़ूंगी कैसे। मैं इसे पढ़ूंगी लेफ्ट टू राइट दैट इज़ CBA। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें इसके लिए तरीका इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जिस वक्त क्योंकि मैं इस वक्त कर्सर मूव नहीं कर सकती, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर इसको पढ़ूंगी CBA, राइट। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर मैं एक C3 लगाने जा रही हूँ और मैं अगर एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट करती हूँ और इसके ऊपर C3 लगाती हूँ तो होगा क्या कि A जो है वो C की जगह में आ जाएगा, C B की जगह में आ जाएगा और B A की जगह में आ जाएगा, लाइक दिस, है ना। ए जो है वो सी पे चला गया, सी बी दरमियान में आ गया और बी जो है वो राइट हैंड साइड पर आ गया। अब आप देखें कि नंबर हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई है, HA HB HC सब चेंज हो गए हैं, लेकिन मैंने बॉन्ड्स को वहीं रखा हुआ है। यानी जो सॉलिड बॉन्ड जहाँ था वहीं है, जो मैंने जैसा बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन बनाना था वहीं बनाया है, और जो बिहाइंड द प्लेन था वैसा ही है। लेकिन क्या हुआ है कि पोजीशन चेंज हो गई है, HA जो है वो HC की जगह में चला गया, CB की जगह में, और B जो है वो A की जगह में आ गया है। ये हो गया 1C3, यानी मैंने इसके ऊपर एक C3 लगा दिया। अब अगर मैं इसी मॉलिक्यूल पर जिसके ऊपर मैंने
मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर मैंने एक C3 लगाया, तो अब जो मेरा रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है अगर मैं इस पर एक C3 और लगा दूँ तो क्या होगा? तो ये होगा कि B जो है वो A की जगह में चला जाएगा, A C के पास आ जाएगा और C जो है वो B के पास चला जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, यानी अब जो A C B से ये बन गया B A C, राइट। अच्छा, अब ये जो तीसरा जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर आप देखें कि बी की पोजीशन क्या हुई है कि जब मैंने फर्स्ट मॉलिक्यूल से, यानी जो मैंने जिसके ऊपर 1C3 लगाया था, जब मैंने उसके ऊपर दोबारा C3 लगाया है तो बी जो है वो ए की जगह में आ गया, ए सी की जगह में और सी जो है वो बी की जगह में आ गया, और ये रिजल्टेंट हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया, ये जो तीसरा मॉलिक्यूल है। अब मैं इसके ऊपर एक और C3 लगाऊं तो क्या होगा? ये बी ए सी से क्या हो जाएगा? सी जो है वो बी की तरफ चला जाएगा, बी ए के पास की जगह में आ जाएगा और ए जो है वो सी की जगह में आ जाएगा, लाइक दिस। तो ये बन जाएगा सी बी ए। अगर आप इसे देखें तो ये सी बी ए बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है ना, और है भी ऐसे ही कि जब हम 3C3 लगाएंगे तो ऑफ कोर्स इसको ओरिजिनल पोजीशन पर चले ही जाना चाहिए, ये आइडेंटिकल पोजीशन है, राइट। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो जो 2C3 वाली बात है वो अब मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि जब मैंने अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल पे एक C3 लगाया तो ये बना, ये सी बी ए से आ गया ए सी बी, ठीक है। और जब मैंने इसी के ऊपर दूसरा C3 लगाया तो हमारे पास ये जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो बन गया, दैट इज़ बी ए सी। अगर मैं ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर ही 2C3 लगाऊं, 2C3 का मतलब क्या हुआ कि मैं उसको उसके ऊपर 120 की रोटेशन 2 बार करूंगी तो मैं कहूँगी कि ओके ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा जिसको मैंने 2C3 कहा है। और अगर मैं उसके ऊपर 3C3 लगाऊं तो ऑफ कोर्स ये क्या चीज़ बन जाएगी? ये 3C3 है, लेकिन ये इक्वल किसके है? आइडेंटिटी के। तो क्योंकि 3C3 आइडेंटिटी के बराबर है इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं कर रही कैरेक्टर टेबल में, क्योंकि आइडेंटिटी ऑलरेडी कैरेक्टर टेबल के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं वहाँ कैरेक्टर टेबल के अंदर 2C3 ज़रूर मेंशन करूँगी कि 2C3 का मतलब अब आपकी समझ में आ गया होगा कि Z एक्सिस के ऊपर ही पहला C3 है और फिर दूसरा C3 है। ओके, तो हम इसे दोबारा देखते हैं। ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है जिसमें ए राइट हैंड साइड पर मैंने सॉलिड बॉन्ड के साथ बनाया है, ये बी है और ये सी है। और जब मैं इस पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करूँगी तो ए जो है वो यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ ए सी बी, ठीक है। और जब मैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक और C3 लगाऊंगी तो ये बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और सी जो है वो यहाँ चला जाएगा, दैट इज़ बी ए सी। और जब एक और C3 लगाऊंगी तो ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगी। तो अगर मैं ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर 1C3 लगा रही हूँ तो ये सिचुएशन बन रही है, और अगर मैं ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर 2C3 लगा रही हूँ, ठीक है, दोबारा सुनिएगा, इस मॉलिक्यूल के ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर 2C3 लगा रही हूँ। 2C3 का मतलब क्या है? 2C3 का मतलब ये है कि मैं 120 की 2 रोटेशन दे रही हूँ। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल पर दो C3 लगा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो HA है 120 पर यहाँ आएगा और फिर एक और 120 पर यहाँ आ जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से बी की अगर मैं बात करूँ तो बी 120 पर यहाँ जाएगा और एक और 120 पर यहाँ चला जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके में सी एक 120 पर यहाँ आएगा और दूसरे 120 पर यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर 2C3 लगाऊं तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको 120 की 2 रोटेशन दे रही हूँ। अच्छा, इस 2C3 को C3-1 भी कहते हैं। अगर आप इंटरनेट पर ये चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके लिए 2C3 के बजाय C3-1 का वर्ड भी यूज़ किया हुआ है। C3-1 का मतलब ये है कि मैं उस ओरिजिनल मॉलिक्यूल को अब एंटी मूव करना शुरू कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया था तो अब मैं इसे क्लॉकवाइज मूव कर लूँ, ठीक है, और वो एक दफ़ा मूव करूँ। -1 का मतलब है एक दफ़ा, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हूँ। अब अगर मैं क्लॉकवाइज एक दफ़ा मूव करूँ, दैट इज़ सी जो है वो यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा, बी यहाँ चला जाएगा, और ऐसा ही है यहाँ पर भी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 2C3 और C3-1 एक ही बात है। अगर आपको कहीं पर C3-1 लिखा हुआ नज़र आए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो 2C3 के ही बराबर है, ठीक है। ओके, तो जो हमारा कैरेक्टर टेबल था दैट इज़ दिस वन, हमने इसमें देखा आइडेंटिटी, और 2C3 हमने अच्छे से समझ लिया है कि 2C3 का मतलब क्या है। अब हम चलते हैं 3σV की तरफ कि 3σV का क्या मतलब है।
ओके, ये मेरा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, याद रखिएगा CBA ऐसा ही था। ओरिजिनल मॉलिक्यूल में मैंने A को यहाँ रखा था, B को यहाँ रखा था, C को यहाँ रखा था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैं जब इस पर 3 सिग्मा लगेंगे, ठीक है ना। सिग्मा V1 कह रही हूँ एक को, मैं एक को कह रही हूँ सिग्मा V2 और एक को कह रही हूँ सिग्मा V3। जब मैं सिग्मा V1 लगा रही हूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि वो सॉलिड बॉन्ड में से पास हो रहा है। अब यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन लगा हुआ हो, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, मुझे सिग्मा V1 हमेशा सॉलिड लाइन से लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्योंकि जो प्लेन में है, सॉलिड लाइन का मतलब जो प्लेन में है, यानी HA वाला जो अभी फ़िलहाल है। अब अगर मैं यहाँ पर सिग्मा V1 लगाती हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि HA अपनी जगह में रहेगा और B और C एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है ना। ए से लगाया है मैंने सिग्मा को, जो ए में से गुजर रहा है, तो ए अपनी जगह में रहेगा और सी और बी एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर मैं सिग्मा V2 लगा रही हूँ तो हमेशा मैं सिग्मा V2 ऐसा लगाऊंगी जो आउट ऑफ द प्लेन से पास होगा, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन यहाँ पर कौन है, बी, तो बी अपनी जगह में रहेगा, ए और सी एक्सचेंज हो जाएंगे। तो सिग्मा V2 में यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन वाला अपनी जगह में है और बी सी और ए जो है वो एक्सचेंज हो गए। इसी तरीके से सिग्मा V3 की बात देखते हैं। सिग्मा V3 में हमेशा उसको लूँगी जो बिहाइंड द प्लेन को अपनी जगह में रखेगा, यानी बिहाइंड द प्लेन से पास होगा। तो यहाँ बिहाइंड द प्लेन कौन है, C, तो C अपनी जगह में रहेगा और B और A आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर, इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर जो कि CBA था, मैंने सिग्मा V1 लगाया। अब सिग्मा V1 मैं कह रही हूँ हमेशा यहाँ से लगेगा, ठीक है। सिग्मा V1 हमेशा इस सॉलिड बॉन्ड से लगेगा कि ये अपनी जगह में रहेगा और ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे। सिग्मा V2 हमेशा यहाँ से लगेगा, जो आउट ऑफ द प्लेन हमारा हाइड्रोजन है, उस वो अपनी जगह में रहेगा और ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे लाइक दिस। सिग्मा V3 हमेशा मैं यहाँ से लगाऊंगी, राइट, यहाँ चाहे कोई सा भी हाइड्रोजन हो, राइट। अभी तो यहाँ पर C है, लेकिन मैं हमेशा इसको, चाहे कोई सा भी हाइड्रोजन हो, A हो, B हो या C हो, हमेशा हम इसको अपनी जगह में रखेंगे और ये दोनों जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, दैट इज सिग्मा V3। अच्छा, अब जो हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है मल्टीप्लिकेशन, यानी अब हम ये सीखेंगे कि कोई भी दो ऑपरेशंस हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि कैसे उनको लिखा जाता है, उनकी नोटेशन किस तरह दी जाती है। फॉर एग्जांपल, मुझे इसी मॉलिक्यूल के अंदर, अमोनिया के अंदर ही मुझे 1C3 को मल्टीप्लाई करना है सिग्मा V1 के साथ। यानी मैंने एक मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया का ओरिजिनल मॉलिक्यूल, जिसमें मैंने ए को राइट हैंड साइड पर, बी को मिडिल में और सी को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा था, वही ओरिजिनल मॉलिक्यूल। और उसमें मुझे ये वाला एक काम करना है, दैट इज़ 1C3 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा V1। अच्छा, ग्रुप 3 में मल्टीप्लिकेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मॉलिक्यूल के ऊपर पहले 1C3 अप्लाई करूँ और उसके बाद सिग्मा V1 लगाऊँ। हम ये करने वाले हैं कि हमेशा ग्रुप 3 में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि मैं उस मॉलिक्यूल के ऊपर पहले सिग्मा V1 लगाऊंगी और बाद में 1C3 लगाऊंगी। आप देखिए, फिर आपको शायद समझ आएगा। ये मेरा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, CBA मेरा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है। और अब इस CBA के ऊपर अगर मैं सिग्मा V1 लगाती हूँ तो मैंने बताया सिग्मा V1 कौन सा होता है, जो कि इसको अपनी जगह में रखता है, B और C एक्सचेंज हो जाते हैं, ये वाले दोनों एक्सचेंज हो गए, ठीक है। और अब मैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि मैंने ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर ही एक ऑपरेशन अप्लाई किया और फिर उस रिजल्टिंग मॉलिक्यूल के ऊपर मैं दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करने वाली हूँ। दूसरा ऑपरेशन क्या है, 1C3। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं सारे ही काम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के थ्रू कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर जितनी भी काम करूँगी मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही करूँगी। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन कह रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ कीजिएगा, लेकिन होल फिर आपका काम क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू से ही एंटी क्लॉक लिया है तो मैं अब आइंदा भी एंटी क्लॉक ही लूँगी। अब जब मैं इसके ऊपर 1C3 लगाऊंगी तो क्या होगा, ए जो है वो बी की जगह में चला जाएगा, बी सी की जगह में आ जाएगा और सी ए की जगह में आ जाएगा, लाइक दिस, ABC। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल आया है ABC, ये जो मैंने ऊपर जितने भी ऑपरेशंस अप्लाई किए थे उसमें कहीं ना कहीं लाए करता है। ये जो ABC है, ये रहा,
ए बी सी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर, जब मैंने C3 अप्लाई, सॉरी सिग्मा V1 अप्लाई किया और उसके बाद मैंने उस रिजल्टिंग पर 1C3 अप्लाई किया, जो भी मेरा रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बना वो एक्चुअली उस चीज़ के अंदर, जो मेरे मॉलिक्यूल है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि वो सिग्मा V2 जैसा है। अभी हमने देखा था सिग्मा V2 के अंदर ABC रोटेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला ऑपरेशन है दैट इज सिग्मा V1 मल्टीप्लाई बाय 1C3। इसको पढ़ेंगे तो मैं यूँ ही 1C3 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा V1, लेकिन जब मैं अप्लाई करूंगी तो पहले मैं सिग्मा V लगाऊंगी और उसके बाद 1C3 लगाऊंगी, तो इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर है? सिग्मा V2 के बराबर है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, दूसरी एग्जाम्पल है सिग्मा V1 मल्टीप्लाई बाय 1C3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर अगर राइट टू लेफ्ट ही अप्लाई करना है तो मैंने ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर पहले क्या अप्लाई करूंगी? पहले 1C3 अप्लाई करूंगी, तो ये सिचुएशन आएगी, ठीक है ना। ए सी की तरफ चला जाएगा, सी बी के जगह में आ जाएगा, बी ए की जगह में चला जाएगा, ए सी भी बन जाएगा, और उसके बाद मैं सिग्मा V1 अप्लाई करूंगी। अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया था सिग्मा V1 कौन सा वाला सिग्मा है? जो कि सॉलिड बॉन्ड को अपनी जगह में रखेगा और बाकी जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सॉलिड की जगह में कौन है? एच बी। तो अब एच बी अपनी जगह में रहेगा, सी और ए जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, लाइक दिस। ये बन गया सी ए बी। अब ये सी ए बी किससे रिलेटेड है? ये भी उसी की बात करूंगी मैं कि जब हम जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ वहाँ पर भी एक सिचुएशन ऐसी आई थी सी ए बी जैसी, और वो किसके बराबर थी? वो सिग्मा V3 के बराबर थी। याद रखिएगा ये सी ए बी। और अब हम ऊपर जाके देखते हैं क्या ऐसा है। यस, जब मैंने ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर सिग्मा V3 अप्लाई किया था तो ये सी ए बी बन गया था। तो अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर जब ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया तो जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बन रहा है वो सिग्मा V3 से मिलता जुलता है। जब मैंने ये वाली मल्टीप्लिकेशन की तो जो मेरा रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बन रहा है वो सिग्मा V2 के साथ जो है वो मैच कर रहा है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अब एक्चुअली एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने वाली हूँ और उसके अंदर हम डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी करेंगे, एक ऑपरेशन को दूसरे ऑपरेशन के बाद अप्लाई करेंगे और देखेंगे जो रिजल्टिंग है वो हमारे इन 5 जो चीज़ें बन रही हैं, ये एक 1C3, ये 2C3, सिग्मा V1, सिग्मा V2, सिग्मा V3, उनमें से किससे मैच करता हुआ है, यानी 2 का जो मल्टीपल होगा वो इन पांचों जो सिचुएशंस हैं उनमें से किसी ना किसी से मैच करता हुआ होगा। हम वहाँ पर उसे अप्लाई करेंगे और उसी को लिखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो मैं बात कर रही थी आपसे जिसमें हमने C3V के डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़े थे और उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीखी। अब मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये मल्टीप्लिसिटी टेबल है C3V का। अच्छा, C3V के लिए जो मैंने एग्जाम्पल ली हुई है वो अमोनिया की है और बिल्कुल वैसी ही एग्जाम्पल है जिसमें अभी हमने सारे ऑपरेशन डिस्कस किए। कौन कौन से ऑपरेशन देखे थे हमने? हमने उसमें आइडेंटिटी देखी थी, हमने उसमें 1C3 देखा था, 2C3 देखा था। अच्छा, ये दोनों C3 अब हमें समझ में आ गए हैं कि ये Z एक्सिस वाले ही हैं। सिग्मा V1 कौन सा वाला था? जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और सिग्मा V2 कौन सा वाला था? जो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, जो सामने वाला है। और सिग्मा V3 वो है जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। कोई भी स्ट्रक्चर हो, सिग्मा V1 हमेशा ये है, सिग्मा V2 हमेशा ये है, सिग्मा V3 हमेशा ये है, ठीक है। अब मल्टीप्लिसिटी टेबल में मैंने क्या बनाया कि मैंने एक ये तो कॉलम्स बना लिए और रॉज में भी मैंने यही ऑपरेशंस लिख लिए। अब करना मुझे ये है कि मुझे इन ऑपरेशंस को अप्लाई करना है, यानी एक ऑपरेशन को दूसरे ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक काम करने लगी हूँ, वो ये कि ये जो भी ऑपरेशन आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी मीन्स 1, है ना। हम ऐसे समझने के लिए मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह लेते हैं कि आइडेंटिटी मीन्स जो भी है, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी, इट्स लाइक 1। तो अगर मैं आइडेंटिटी से इसको मल्टीप्लाई करूँ या इसको मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी इन सबको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ, यानी देखें अगर मैं इसको इन सबको इससे मल्टीप्लाई करूँ या इन सबको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर तो सेम आना है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहला काम तो मैं ये करती हूँ कि मैं ये जितनी भी मेरे पास ये चीज़ें हैं, जो पहला कॉलम कॉलम की ये सारी चीज़ें उठा रही हूँ मैं, और मैंने यहाँ एज इट इज डाला, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये रॉज में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं
टेबल का मेरा पहला रो और पहली कॉलम में तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब मुझे बाकियों के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुझे इसको किस तरीके से लेकर चलना है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें बाकी किस तरीके से लेकर चलना है। अब मैं क्या करूँगी, अच्छा काम हमें ये करना है कि ये जो रॉ की चीज़ है इसको कॉलम की चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं 1C3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1C3 के साथ, ठीक है। मेरा ऑपरेशन ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है ना, ये रॉ है ये कॉलम। अच्छा, लेकिन हमें पता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले हम राइट हैंड साइड वाला करते हैं और फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला करते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो दोनों एक ही चीज़ है तो इससे हमें कोई फर्क अभी फिलहाल नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम इसी उसूल को रखेंगे कि पहले राइट हैंड साइड वाला और फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला। अच्छा, अब जरा देखिए ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर मेरा ऑपरेशन क्या है, 1C3 मल्टीप्लाई बाय 1C3। मेरा ऑपरेशन क्या है, ये मेरा जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो ये है, इसके ऊपर 1C3 लगाया, ये बन गया। उसके ऊपर एक और 1C3 लगाया, ये बन गया। ये किसके बराबर है, ये 2C3 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये जो मेरा रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है वो किसके बराबर है, 2C3 ऑपरेशन के बराबर है। यानी अगर मैं ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर डायरेक्ट 2C3 लगाऊंगी तो भी वही चीज बनेगी जो 1C3 को 1C3 से मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी 2C3, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस रॉ की चीज को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी 2C3 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1C3 से, ठीक है। अब मैंने रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, राइट, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। लेकिन करना मुझे क्या है, पहले 1C3 अप्लाई करना है, फिर बाद में 2C3 अप्लाई करना है। तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर 1C3 अप्लाई कर दिया, ये वाली चीज आ गई मेरे पास, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके ऊपर 2C3 अप्लाई करना है। मैं क्यों कह रही हूँ इस तरह, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है तो मुझे पहले ये करना है बाद में ये करना है, ठीक है ना। तो पहले मैंने 1C3 अप्लाई किया, ये हो गया, और उसके बाद इस मॉलिक्यूल पे जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है उस पर 2C3 अप्लाई करूंगी। 2C3 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 2C3 का मतलब है 2 दफा 120 मूव करना। तो अब जरा देखिएगा, ये जो B है वो 120 पे यहाँ आएगा, दूसरे 120 पे यहाँ आ जाएगा इसकी तरह, ठीक। C पहले 120 पे यहाँ जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा इसकी तरह, और A एक 120 पे यहाँ आएगा, दूसरे 120 पे यहाँ आएगा इसकी तरह। और ये क्या चीज़ है, ये आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो अगर मैं 1C3 के ऊपर 2C3 लगाऊंगी तो वो किसके बराबर है, वो बराबर है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। 1C3 और 2C3 को मैंने मल्टीप्लाई। अब मेरा दूसरा ऑपरेशन क्या है, सिग्मा V1 को 1C3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, अब मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन है कि मैं 1C3 सिग्मा V1 मल्टीप्लाई बाय 1C3, दिस इज रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, मैं ये काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे अप्लाई पहले क्या करना है, 1C3, ये मैंने अप्लाई कर दिया 1C3। 1C3 के बाद मुझे इस पे क्या लगाना है, सिग्मा V1। सिग्मा V1 का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, हमेशा ये वाला जो सिग्मा है वो सिग्मा V1। तो अगर ये अपनी जगह में रहे और C और A एक्सचेंज हो जाए तो C इधर चला जाएगा, A इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CA और B अपनी जगह में CAB। कुछ नजर आ रहा है CAB, वो ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मल्टीपल एक्चुअली किसके बराबर है, वो सिग्मा V3 के बराबर, ठीक हो गया। अब फिर से हम ये काम करते हैं, इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब सिग्मा V2 को 1C3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन काम क्या करना है, पहले 1C3 बाद में सिग्मा V2, ठीक। 1C3 लिया हमने, ये रहा 1C3, और उसके बाद सिग्मा V2। सिग्मा V2 हमेशा कौन सा वाला है, ये आगे वाले के साथ। तो C अपनी जगह में रहेगा, B और A एक्सचेंज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा BCA। कुछ है BCA जैसा, यस, ये रहा BCA। कहाँ से आ रहा है, सिग्मा V1 से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर आ रहा है,
ठीक है, अब 1C3 के ऊपर सिग्मा V3 लगाते हैं। साइड में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकें बोर्ड के बगैर हम अगर ये काम कर रहे हैं तो 1C3 सिग्मा V3 मल्टीप्लाई बाय 1C3, लेकिन पहले अप्लाई मैंने 1C3 किया और उसके बाद मैं इस पे लगा रही हूँ सिग्मा V3। सिग्मा V3 कौन सा वाला है? ये वाला। ठीक है, अब अगर ये वाला है तो इसका मतलब B और C एक्सचेंज हो जाएंगे तो जाएगा ABC। ABC क्या है भाई? वो ये दैट इज सिग्मा V2। ठीक है, ओके, अब चलते हैं इस कॉलम की तरफ और अब हम 2C3 के ऊपर यही सारी चीजें अप्लाई करेंगे। अब क्या हुआ, 1C3 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 2C3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जनाब, 1C3 नहीं, 1C3 मल्टीप्लाई बाय 2C3। ओके, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 1C3 मल्टीप्लाई बाय 2C3। लिखने में ऐसा होगा लेकिन पहले क्या अप्लाई करूंगी? 2C3। तो 2C3 मैंने ओरिजिनल मॉलिक्यूल पे 2C3 अप्लाई करूंगी तो ये चीज बनेगी। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, 2C3 के बाद जब मैं इस पे 1C3 लगाऊंगी तब समझ में आने वाली बात है, 1C3 लगाएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया, फिर अगर मैं इस 2C3 के ऊपर 2C3 मल्टीप्लाई बाय 2C3, ठीक है, 2C3 मल्टीप्लाई बाय 2C3 का क्या मतलब हुआ कि मैंने इसके ऊपर अब मैंने वो काम किया कि 2 दफा 120 लगाया, तो अब ये जो है वो कहाँ चला जाएगा? पहले 120 पे यहाँ, दूसरे 120 पे यहाँ, C बीच में आ गया। A जो है वो एक 120 पे यहाँ, दूसरे पे यहाँ, यहाँ आ गया। B यहाँ आ गया, तो ये बन जाएगा ACB और वो ये ACB ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2C3 पे जब 2C3 लगाया जाएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1C3 के बराबर आ जाएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये जो मैं काम करती हूँ कि बार बार मुझे इस वीडियो को बीच में से ब्रेक करना पड़ता है, वो इसलिए कि अगर ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग की जाती है तो वो बहुत हेवी फाइल हो जाती है। ठीक है, तो बीच बीच में आपको ये पॉजेस मिल रहे होंगे। ओके, अब हम चलते हैं इस रो और इस कॉलम की तरफ। ठीक है, तो सिग्मा V1 और 2C3, अब मुझे क्या करना है? सिग्मा V1 लगाना है और 2C3 की तरफ चलना है। ओके, तो मेरा ऑपरेशन क्या है? सिग्मा V1 मल्टीप्लाई बाय 2C3। लेकिन मुझे अप्लाई पहले क्या करना पड़ेगा? 2C3, फिर उसके बाद उस पर सिग्मा V1 लगेगा। ठीक है, तो 2C3 का मॉलिक्यूल मेरा ये रहा, राइट। 2C3 के ऊपर सिग्मा V1 लगाएं, C अपनी जगह में रहेगा, A इधर चला जाएगा, B इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ABC। क्या है भाई ये? सिग्मा V2। ABC इज सिग्मा V2। तो मैंने अब यहाँ पर लिख दिया है सिग्मा V। ठीक है, अच्छा अब क्या है, इस रो में इस कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा V2 मल्टीप्लाई बाय 2C3। 2C3 पहले अप्लाई करूंगी और उस पर सिग्मा V2 लगाऊंगी। A अपनी जगह, ये है 2C3 वाला मॉलिक्यूल ना, तो अब ये अपनी जगह में रहेगा तो ये हो जाएगा CAB। CAB कहाँ नजर आ रहा है? वो ये रहा। ठीक है, दैट इज सिग्मा V3। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा हम कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, वो ये कि आप देख रहे होंगे कि एक रो के अंदर, एक कॉलम के अंदर यही सारे ऑपरेशंस जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो अब इसमें मुझे सिग्मा V1 मिसिंग लग रहा है, तो मेरा मतलब आंसर तकरीबन मैं सोचूंगी कि ओके अगर सिग्मा V1 आंसर नहीं आ रहा होगा तो मैं उसको देखूंगी कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। ओके,
अब मेरा ऑपरेशन क्या है, सिग्मा वी थ्री मल्टीप्लाई बाय टू सी थ्री, ठीक है ना। सिग्मा वी थ्री मल्टीप्लाई बाय टू सी थ्री, लेकिन अप्लाई क्या करूंगी पहले टू सी थ्री, और उसके बाद उस पर सिग्मा वी थ्री लगाऊंगी, यानी ये वाला अपनी जगह में रहेगा, और सी और ए एक्सचेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा बी सी ए, ये बी सी ए, और वही आंसर आ रहा है मेरा, दैट इज सिग्मा वी वन। ठीक है, चलिए अब हम इस वाले कॉलम की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें वन सी थ्री को मल्टीप्लाई करना है किससे, सिग्मा वी वन से। ओके, ऑपरेशन मैंने क्या लिखा, विथड्रॉ मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, यानी वन सी थ्री मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वी वन। अप्लाई पहले क्या करूंगी, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा वी वन पहले अप्लाई करूंगी, फिर बाद में वन सी थ्री, तो सिग्मा वी वन ये रहा, मैंने ओरिजिनल मॉलिक्यूल यही है मेरा, सी बी ए, ये जैसा ये है वैसा ये है, इसके ऊपर मैंने सिग्मा वी वन अप्लाई किया पहले, क्यों, इसलिए कि राइट हैंड साइड पर ये है, फिर उसके बाद इस पे वन सी थ्री लगा। वन सी थ्री का मतलब क्या, वन सी थ्री का मतलब ये है कि मैं इसको रोटेट करूं 120 पर। अच्छा, मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, फिर बार बार आपसे कह रही हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रही हूँ, आप क्लॉकवाइज लेंगे ऑफ कोर्स आंसर डिफरेंट आएगा, टेबल डिफरेंट बनेगा, लेकिन होगा उसमें भी ऐसे ही कि हर रो और कॉलम के अंदर आपको सेम सिमेट्रिक ऑपरेशंस मिल रहे होंगे, पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन होगा ऐसे ही। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मैं यहाँ पर मूवमेंट कर रही हूँ। ओके, तो सिग्मा वी वन के ऊपर जब मैं वन सी थ्री लगाऊँ तो जरा देखिए क्या होगा, ए इधर आ जाएगा, ठीक है ना, बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, ऐसा ही होगा, ए इधर, बी इधर, सी इधर, ये ऐसा, यानी सिग्मा बी टू जैसा। ठीक है, अच्छा अब क्या करने जा रही हूँ मैं, टू सी थ्री और मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बी वन, राइट, यानी पहले सिग्मा वी वन और उसके बाद उस पर टू सी थ्री, तो सिग्मा वी वन तो ये रहा, टू सी थ्री का मतलब ये हुआ कि एक रोटेशन पे ये यहाँ आया और दूसरी रोटेशन पे ए यहाँ, ठीक है, सी जो है वो यहाँ और फिर यहाँ चला गया, और बी यहाँ आ गया, तो ये बन गया सी ए बी, ये रहा सी ए बी, दैट इज सिग्मा वी थ्री। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अब मुझे लगाना है सिग्मा वी वन पर सिग्मा वी वन। अच्छा, सिग्मा वी वन पर सिग्मा वी वन लगाना है, तो ये है सिग्मा वी वन, कहाँ कैसे लगाया था मैंने, इसको रखा था, ये वाला सिग्मा वी वन होता है मेरा, और ये दोनों एक्सचेंज हो गए थे। अब अगर इस पर भी सिग्मा वी वन लगाना है तो फिर मुझे यही करना पड़ेगा, इसको यही रखूंगी और ये दोनों फिर एक्सचेंज हो जाएंगे, तो वापस क्या हो जाएगा, सी बी ए, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, कि सिग्मा वी वन पे जब मैंने सिग्मा वी वन दोबारा लगाया तो एक्चुअली किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। अब रो में क्या है, सिग्मा वी टू मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वी वन, ठीक है, सिग्मा वी टू मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वी वन। अब क्या होगा, पहले मैं सिग्मा वी वन अप्लाई करूंगी और उस पर सिग्मा वी टू लगाऊंगी। अच्छा, अब सिग्मा वी टू कैसे लगाऊंगी, ऑफ कोर्स यहाँ से लगाऊंगी, तो इसका मतलब ये अपनी जगह में रहेगा और ये एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बी, ठीक है। अब ए सी बी कहाँ है, अब जरा ढूंढते हैं, ये रहा ए सी बी, राइट, तो ये किसके बराबर है, वन सी थ्री के बराबर है। यानी मैंने क्या किया, पहले सिग्मा वी वन लगाया और उस सिग्मा वी वन पे जब मैंने सिग्मा वी टू लगाया, कैसे लगाया था मैंने इसको वी टू का मतलब यही है, मुझे इसको यहीं रखना है और इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है, तो ये बन गया था ए इधर आ गया और बी इधर आ गया, तो ये हो गया ए सी बी, तो वो ये चीज़ है, दैट इज़ वन सी थ्री, ठीक है ना। अब ये आंसर टू सी थ्री ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, तो सिग्मा वी वन पर अब मैं क्या लगाऊंगी, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे सिग्मा वी थ्री के साथ, ठीक है, तो पहला ऑपरेशन क्या है, सिग्मा वी वन,
और उस पर लगाऊँ V3 का मतलब ये अपनी जगह में रहेगा, यानी B ए इधर आ जाएगा A और C उधर चला जाएगा C, BAC वो ये रहा BAC किसके बराबर है 2C3 के बराबर। ठीक है, तो आई होप ये बाकी के 2 कॉलम आप लोग फिल कर लेंगे। और क्योंकि बिल्कुल इजी सा है, जिस तरह मैंने सिग्मा V1 के ऊपर ये सारा काम किया है, यही काम आप सिग्मा V2 पे कीजिए और सिग्मा V3 पे कीजिए। और मुझे उसका आंसर भेजिएगा, लेकिन आप आंसर उसको किस तरीके से मुझे देंगे, तो वो इस तरह ले लीजिए आप कि आप इसका आंसर पहले लिखिएगा सिग्मा V2 के वाले का, ठीक है, पहला आंसर इसका लिखिएगा, फिर कॉमा डाल के ये लिखिएगा, फिर कॉमा डाल के इसकी वैल्यू लिखिएगा, फिर कॉमा डाल के ये और फिर कॉमा डाल के ये, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लाइन में आप सिग्मा V3 की हेडिंग डालिएगा और फिर पहले इसको यहाँ का जो आंसर है वो लिखिएगा, फिर कॉमा डाल के यहाँ का आंसर, फिर कॉमा डाल के यहाँ का आंसर, इस तरीके से आप मुझे ये रिपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मल्टीप्लिसिटी टेबल जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा।